डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गेट की पीवाई क्यूज की ये जो सीरीज है, इसमें आज हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 2। इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें टॉपिक्स रहेंगे क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट और डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंगल रैपिड टेस्ट जिससे हम डिटरमाइन कर सकें पोल्यूशन स्टेटस किसी रिवर वाटर का। तो यहाँ पर होगा डिजोल्ड ऑक्सीजन का जो टेस्ट होता है, विंकलर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी क्विक होता है और अगर किसी भी रिवर में पोल्यूटेंट होंगे तो उसका जो डिजोल्ड ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि सरफेस वाटर सैंपल है कोई जिसकी बीओडी है 5 डेज की, वो 200 मिलीग्राम पर लीटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रिएक्शन कांस्टेंट ई बेस पर दिया गया है 0.2। अल्टीमेट बीओडी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो बेसिकली इनिशियली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर है। अभी टी इज इक्वल टू जीरो की हम बात कर रहे हैं, तो एल जीरो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एट टी इज इक्वल टू जीरो पर। टाइम के साथ साथ डीके होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है डिकम्पोज होता है। जो एल जीरो के जो एल जीरो ऑक्सीजन डिमांड है आपकी, इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर था उसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है वो स्लोली डिकम्पोज हो रहा है। तो इनिशियली एल जीरो था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर निकालना है तो ये होगा एल जीरो इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। जैसे जैसे टी बढ़ेगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब क्या हो, जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होगी ये इंक्रीज होगा और एल है वो डिक्रीज होगा। तो अब किसी भी टाइम पर इनिशियली तो एल जीरो थी ऑक्सीजन डिमांड, 5 दिन के बाद ऑक्सीजन डिमांड क्या बचेगी, एल इज इक्वल टू एल जीरो ई माइनस के इंटू 5 डेज। 5 दिन में कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई 5 डेज में, जो डिकम्पोजिशन हुआ उसमें वो ही बीओडी 5 होता है और वो इक्वल हो जाएगा इसके और इनिशियल वाले के डिफरेंस के। तो कुछ फॉर्मूला रटने की ऐसे जरूरत नहीं है आपको कि ये फॉर्मूला भी आप खुद लिख सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से डिके होता है, जो ऑक्सीजन डिमांड है उसका डिक्रीज होता है, ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होने के कारण क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला है। बीओडी 5 आपको पता है 200 है, एल जीरो आपको निकालना है ई माइनस 0.2 और टी आपका 5 डेज है, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज टू पावर, ये 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा, माइनस का -1, ये एल जीरो के इक्वल है। यहाँ पर आप ई की वैल्यू रख दोगे, बिना कैलकुलेटर के भी इसको सोल्व कर सकते हो क्योंकि ये 1/ई ही तो आ रहा है। तो इसको सोल्व करोगे आप तो आंसर 316 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसे तो सिंपल सा है, बट लैंग्वेज इन्होंने इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे रखी है यहाँ पर, और कुछ डेटा भी है जो थोड़े सस्पियस लग रहे हैं, बट जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है आपको तो उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है। बेसिकली बताया क्या है कि बीओडी टेस्ट के लिए आपने सैंपल का डाइल्यूशन किया, 15 ml सैंपल था उसमें 285 ml वाटर ऐड किया। यहाँ पर ये भी दिया है कि 5 डेज के बाद जो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल था वो 3.8 मिलीग्राम पर लीटर था, और इसी के साथ में जो सैंपल में हमने वाटर ऐड किया है उसका भी यहाँ पर कुछ बीओडी है और वो 8.8 मिलीग्राम पर लीटर है। अनडाइल्यूटेड सैंपल का बीओडी था 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो 5 डे में कितना बीओडी कंज्यूम हुआ, मतलब कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ 5 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उस सैंपल की क्या है। अब यहाँ पर डाइल्यूशन के लिए हमने जो ऐड किया उसका बीओडी ये इतना दे बताया है और सैंपल का इतना था। जनरली होता क्या है कि सैंपल की बीओडी हमारा हाई होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो थ्रू आउट द 5 डेज ऑक्सीजन अवेलेबल रहे सैंपल में जो टेस्ट कर रहे हैं हम उसमें, इसके लिए हम उसमें फ्रेश वाटर ऐड कर देते हैं जिसमें कि एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑर्गेनिक मैटर है वो ना के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेश वाटर हम ऐड करते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो सैंपल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। बट यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है कि सैंपल का बीओडी है 0.8 और जो डाइल्यूशन वाटर ऐड किया है उसका 8.8 मिलीग्राम पर लीटर है। बट जो भी हो हमें तो आंसर निकालना है जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। इनिशियल डीओ क्या होगा, सैंपल का 0.8 था, वॉल्यूम था सैंपल का 15 प्लस 8.8 था जो डाइल्यूशन वाटर था उसका, 285 जो वॉल्यूम है उस वाटर का जो हमने ऐड किया,
डिवाइडेड बाय हमें DO निकालना है तो हम टोटल वॉल्यूम कर देंगे। यहाँ से इनिशियल DO हमारे पास आ जाएगा 8.4 मिलीग्राम पर लीटर। फाइनल DO जो हमें दिया गया है कि 3.8 मिलीग्राम पर लीटर आया। तो कितना कंज्यूम हुआ 5 डेज में? 8.4 माइनस 3.8, तो ये आ गया 8.4 माइनस 3.8, तो ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये 4.6 आ गया। 4.6 के बाद में अब यहाँ पर आपको डाइल्यूशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। 15 इनिशियली सैंपल का वॉल्यूम था, डाइल्यूशन के बाद में 300 हो गया, तो कितना टाइम्स हो गया वही डाइल्यूशन फैक्टर होता है, तो 20 टाइम्स हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको सिर्फ 4.6 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 92, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी परसेंटेज में प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या रहता है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम बेसिक से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि सेटलमेंट करवा दिया, उसमें स्क्रीनिंग कर दी, जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको हटा दिया। तो इसका बीओडी रिमूवल परसेंटेज काफ़ी कम रहता है, 30 से 35% के आसपास होता है, बट जो सस्पेंडेड मैटर है वो 60 टू 70% तक रिमूव हो जाते हैं। तो उसका बीओडी का ये परसेंटेज रिमूवल ये है, सस्पेंडेड का काफ़ी ज़्यादा होता है। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हैं इनमें से कौन सी ट्रू है? सीओडी है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बी है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो होता क्या है, सीओडी में तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, हम सारा डिकम्पोज करवा देते हैं उसको ऑक्सीडाइज करवा के, जबकि बीओडी में हम सिर्फ वही ऑर्गेनिक मैटर को कंसिडर करते हैं जो कि बायोकेमिकली जो बैक्टीरियाज है वो डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सीओडी है वो बीओडी से ज्यादा होगा, क्योंकि सीओडी में ऑर्गेनिक मैटर तो हो ही रहा है बायोडिग्रेडेबल वाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला भी हो रहा है, तो बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 0.001 मोल पर लीटर का कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो उसकी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? तो यहाँ पर एक तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और याद रखनी है आपको इक्वेशन। अब यहाँ पर मोल पर लीटर में आया है आपके पास कि 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो 0.006 मोल आपको उसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, बट आपको ऑप्शंस दिए हैं वो मिलीग्राम में दिए हैं, तो आपको ये वेट का और मोल का कन्वर्जन भी आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका आपको पता है मोलिकुलर वेट होता है 32, तो 320 ग्राम अगर है कोई आपके पास सैंपल, तो उसमें 10 मोल्स ऑक्सीजन के होंगे। तो यहाँ पर वेट आप निकाल लीजिए, मोलिकुलर वेट 32 है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना चाहिए 1 लीटर के लिए, 0.006 चाहिए। तो 1 लीटर के लिए कितना मिलीग्राम आपको यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, वो आप ऐसे निकाल सकते हो 0.006 इंटू 32, ये आया है अभी आपका ग्राम पर लीटर में। मिलीग्राम के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये आ जाएगा 192 मिलीग्राम पर लीटर। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जितना भी वेट आपके पास है उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए बस। यहाँ पे बी आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डिजोल्ड ऑक्सीजन का जो विंकलर्स टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग है, उसका अगर कंसेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पर मैग्नीज होता है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रिएक्ट कर रहा है तो ये MnOH ट्वाइस बनाता है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो कहीं पर टेस्ट करने पे व्हाइट पीपीटी आपको मिल रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है। वहीं पे अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये Mn+2OH माइनस हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके MnO2 बनाता है, जो कि देता है ब्राउन पीपीटी। तो टेस्ट करते हैं तो कलर देख के पता चल जाता है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ब्राउन बन रहा है तो प्रेजेंस है ऑक्सीजन की। अब यहाँ पर 2 सैंपल्स में टेस्ट कंडक्ट किया गया, एक्स में मिला है ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, और इसी के साथ में दूसरे में व्हाइट मिला है तो वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट थी। सी होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर डिफरेंट ये लिस्ट दी गई है और आपको मैच करना है। जार टेस्ट क्या करते हैं हम? कोगुलेंट डोज निकालने के लिए करते हैं कि किसी सैंपल में कितना कोगुलेंट रिक्वायर्ड है। टर्बिडिटी होती है, इसमें हम सॉलिड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही हैं जो कि टर्बिडिटी इम्पार्ट करते हैं सैंपल को, वाटर को। तो यहाँ पर आप देखो तो ए का आपका हो जाएगा 4, ए का 4 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, डी का आपका होगा 3, डी का होगा 3, ए का 4, डी का 3। उसके बाद बाकी में देखेंगे तो बैक्टीरियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है एमपीएन, तो सी का यहाँ पे होगा 2 और सी का 2 होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, इसका हो जाएगा बीओडी। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है कि टोटल कैल्डाइल नाइट्रोजन है, ये किस किस का मेजर होता है? तो ये सम होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पर 3 सैंपल का डेटा दिया गया है, बीओडी 5 हमें बताना है, आंसर करना है। सैंपल है वेस्ट वाटर सैंपल 5 ml, 10 ml एंड 50 ml। डाइल्यूटेड किया गया 300 ml को, यानी 5 का भी आपने 300 बनाया, उसमें 295 ml फ्रेश वाटर ऐड किया। 10 ml वाला था, उसमें 290 ml फ्रेश वाटर ऐड करके उसको भी 300 बनाया। और सेम 50 ml वाले सैंपल के साथ आपने किया कि इसमें वाटर ऐड किया 250 ml और 300 ml डाइल्यूटेड सैंपल आपने बनाया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड बीओडी बोतल है, वो 5 डेज में ये हमें रिजल्ट मिले। इनिशियल डीओ ये था, फाइनल ये था। इसमें इनिशियल ये था, फाइनल ये था, और इसमें इनिशियल ये था, फाइनल ये था। तो हमसे पूछा गया है कि एवरेज बीओडी क्या होगी। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, छोटी सी एक ट्रिक है यहाँ पर कि ये वाला जो सैंपल है इसमें बीओडी 5 डेज पे 0 हो रहा है। 5 डेज पे बीओडी 0 हो रहा है, तो हमें नहीं पता है कि 5 डेज तक ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ भी होगा। हो सकता है बीच में ही कहीं 2 डेज, आफ्टर 2 डेज जो डिजोल्व ऑक्सीजन वो फिनिश हो गया और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन रुक गया हो। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि 5 डेज में कितना बीओडी कंज्यूम हुआ। ये हमारे पास 2 डेटा हैं। पहले वाले के लिए आप निकालोगे तो 9.2 माइनस 6.9 इंटू डायल्यूशन फैक्टर, 5 का आपने 300 बनाया तो 60 हो गया डायल्यूशन फैक्टर। इसी के साथ में इसका देखोगे तो 9.1 माइनस 4.4, इसका डायल्यूशन फैक्टर यहाँ पर आएगा आपका 30, 10 का 300 हमने बनाया है। तो यहाँ पर इसका आप निकालोगे तो ये आएगा 138, इसका निकालोगे तो आएगा 141, और दोनों का एवरेज लोगे तो आंसर आ जाएगा 139.5, ऑप्शन ए। इसमें दिया है कि यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है हमें, जो ग्राफ है ये दिया गया है ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ वो इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसके इक्विवेलेंट ऑक्सीजन है वो इस तरीके से धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो रही है। एल यहाँ पर जो अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीजन डिमांड है वो है। जैसे एल टी अगर मैं किसी टाइम पे बोल रही हूँ, यानी टी टाइम पर जो ऑक्सीजन डिमांड है, जितना और ऑक्सीजन चाहिए इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए, वो है। एल जीरो यहाँ पर है, वो इनिशियली जो ऑर्गेनिक मैटर था उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके इक्विवेलेंट जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो है। तो आपसे ये पूछा है कि टी इज इक्वल टू 0 पर ऑर्गेनिक मैटर के इक्विवेलेंट ऑक्सीजन डिमांड थी वो एल जीरो थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एल टी है। तो टी टाइम ड्यूरेशन में जो बीओडी था, जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की टी डेज में, वो क्या होगी? तो सिंपल सा वही क्वेश्चन है जिसकी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनिशियली कुछ ऑक्सीजन डिमांड है, 5 डेज के बाद कुछ ऑक्सीजन डिमांड है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 दिन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ वो आएगा, उसी को हम 5 डे बीओडी बोलते हैं। इसी तरीके से हम 5 डे के अलावा किसी और ड्यूरेशन का भी बीओडी निकाल सकते हैं। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन हो जाएगी बीओडी टी विल बी इक्वल टू एल जीरो माइनस एल टी। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कीमो हेट्रोट्रोप्स वो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करा के केमिकल रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में और वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो यही वो स्पेसीज हैं जो कि
एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एएसपी जो है, उसमें हमारी हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज़ कराने में। तो यहाँ पर ए वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है बीओडी 5 अपॉन अल्टीमेट बीओडी मोर देन 1 होगा, नहीं हो सकता। अल्टीमेट बीओडी हमेशा 5 डे बीओडी से ज़्यादा होगा। दूसरा केस दिया है कि पार्शियली ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट है, इसको किसी रिवर में, किसी स्ट्रीम में डिस्पोज़ किया गया। रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स है, वो हायर है देन द रेट ऑफ एरिएशन। मतलब ऑर्गेनिक जो ऑक्सीजन जिस रेट से कंज्यूम हो रही है वो ज़्यादा है, और जिस रेट से ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो रही है रिवर में, वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, ऑर्गेनिक जो ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो धीरे-धीरे डिप्लीट होगी। सैग कर्व आपने पढ़ा होगा, आगे की भी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें बोला है कि जिस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे उसी पॉइंट पे लोवेस्ट होगा, उस पॉइंट पे लोवेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी डिग्रेडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो अंदर थी पहले से वो कंज़्यूम हो रही है, नई ऐड हो रही है, वो कंज़्यूम जो हो रही है उस रेट से, स्लो रेट से हो रही है। तो ऑटोमैटिकली वो डिप्लीट होता हो रहेगा और आगे जाके कहीं मिनिमम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगा। डी में दिया है कि एक यंग लेक है जिसमें लो न्यूट्रिएंट है, लो प्लांट प्रोडक्टिविटी है, इसको यूट्रोट्रोफिक लेक बोलते हैं। तो ऐसी लेक जिसमें कि एक्सेस हो गया है न्यूट्रिएंट्स का, इसके कारण एल्गी वगैरह की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम यूट्रोट्रोफिक बोलते हैं, ये यूट्रोट्रोफिक लेक होती है बेसिकली। तो यहाँ पर ए के अलावा बाकी तीनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है किसी सैंपल में, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ पीएच पर डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो अमोनिया है, उसका केमिकल फॉर्मूला NH3 है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म स्टेट में और आयोनाइज्ड स्टेट में NH4 प्लस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। फ्री अमोनिया है अगर किसी सैंपल में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल स्टेज है जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन का। अब पीएच अगर लेस देन 8 है तो अमोनिया यहाँ पर NH4 प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईएसई के पीवाईक्यूज में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस सेम कंसेप्ट पे। 9.5 के आसपास है तो 50% NH3 होगा, 50% NH4 प्लस होगा, और अगर पीएच ग्रेटर देन 11 हो जाता है तो फिर अमोनिया प्रेजेंट होगा NH3 की फॉर्म में। तो ए में दिया है कि एट पीएच 7 ये इक्वल अमाउंट में होंगे, तो नहीं, गलत हो गया। लेस देन 8 तब तक है, तब तक तो NH4 प्लस ही होगा मेजर। pH below 9.25 NH3 will be predominate. NH3 will be predominate at pH greater than 11. At pH 7 NH4 plus will be predominant. ये बात बिल्कुल सही है। और डी में दिया है कि अबो 9.5 NH4 प्लस विल बी प्रेजेंट। तो 9.5 पे तो दोनों होते हैं इक्वल अमाउंट में। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल सा है, आपसे पूछा है कि सीओडी और बीओडी 5 में क्या रिलेशन होगा। तो सीओडी है वो हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से ज्यादा ही होता है, तो ए भी करेक्ट है। बी में दिया है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी, तो बी भी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि डिजोल्व ऑक्सीजन कर्व में जो सैग है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम एक बार इस कर्व को समझ लेते हैं। बेसिकली ये टाइम है और ये डिजोल्व कंटेंट जो आपका रिवर है, जो स्ट्रीम है, उसकी बात कर रहे हैं। इनिशियली कोई स्ट्रीम था, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन था अच्छा खासा, आपने उसमें कुछ एफ्लुएंट डाल दिया अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। अब क्या होगा, उसका डिजोल्व ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा, एक पॉइंट में मिनिमम पहुंचेगा और उसके बाद वापस से डिक्रीज इंक्रीज होने लगेगा। तो एक तो होता है रीऑक्सीजनेशन, क्योंकि जो स्ट्रीम फ्लो हो रहा है उसके ऊपर एयर है, उसमें ऑक्सीजन है, तो वो धीरे धीरे डिजोल्व तो हो रही है एयर के अंदर। तो वो किस रेट से डिजोल्व हो रही है, रीऑक्सीजनेशन है वो इस रेट से, इस तरीके से हो रहा है। बट ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा था जिसको डिकम्पोज होना है, तो जो डीऑक्सीजनेशन कर्व है, जो कंज्यूम हो रही है ऑक्सीजन जिस रेट से, उसका कर्व है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर कि जो रीऑक्सीजनेशन कर्व है ये ऊपर जाने लगता है डीऑक्सीजनेशन कर्व से, और इसी के साथ ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पर सी होगा करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज फंक्शन ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन। ये ऑक्सीजन कर्व है जिसको ऑक्सीजन सैग कर्व भी बोला जाता है, ये वाला कर्व। तो ये दोनों का ही रिजल्टेंट है, दोनों का ही फंक्शन है ये।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि मिनिमम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है, पीपीएम में रिवर में जो नेसेसरी है फिशेज़ जो एक्वेटिक लाइफ़ है उसके सर्वाइवल के लिए, वो कितना है? तो ये 4 पीपीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 17th है, वैसे तो यहाँ पर ये मैच करना है 2 लिस्ट को तो यहाँ पर आपके लिए फिर भी ईज़ी हो सकता है। पर मेरी एडवाइस है कि आप पूरी ये टेबल है वो याद रखें क्योंकि इंडिविजुअल भी यहाँ पर वैल्यूज़ पूछी जाती हैं काफ़ी बार। बीओडी 5 है, वो 20 से कम होना चाहिए। अगर कहीं पे एफ्लुएंट है उसको रिवर में डिस्चार्ज करना है, इनलैंड वाटर यानी रिवर या लेक वगैरह। तो यहाँ पे ए का होगा 3, बी का होगा 1, सीओडी है उसका 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑयल और ग्रीस है ये 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसी के साथ में जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, वो यहाँ पर 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18th है, इसमें दिया है कि वेस्ट वाटर का डीओ ये था, डिस्चार्ज ये है। इसका रिवर वाटर का डीओ ये है, डिस्चार्ज ये है। तो मिक्सचर जो है उसका डीओ क्या होगा? तो काफ़ी सिंपल सा है, डीओ ऑफ जो आपका वेस्ट वाटर है इनटू इसका जो डिस्चार्ज है, डीओ जो सेकंड वाला रिवर है उस मतलब जो रिवर वाटर है उसका डीओ है, उसका डिस्चार्ज है, सॉरी डिवाइडेड बाई अब यहाँ पे आपको डीओ निकालना है तो आप Q1 प्लस Q2 करोगे। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो काफ़ी सिंपल सा है, 2 इंटू 1.10 प्लस 8.7 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्ज 1.10 प्लस 8.7 इसको आप सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19th में दिया है कि एक सिटी है, उसमें जो वेस्ट वाटर है उसमें हाई कंसंट्रेशन है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स का, स्टेडीली डिस्चार्ज किया जा रहा है इसको एक फ्लोइंग रिवर में। रेट ऑफ एरेशन ऑफ द रिवर वाटर ये लोअर है कंपेयर टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। एक रेट से ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो रहा है, उसी रेट से वो ऑर्गेनिक जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वो ज़्यादा क्विकली हो रही है और जो ऐड हो रही है वो स्लोली हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होगी और हमने पीछे के क्वेश्चंस में देखा है कि इस तरीके से सैग कर्व बनता है ऑक्सीजन का, कि एक पॉइंट पे मिनिमम होता है उसके बाद इंक्रीज़ होने लगता है। तो पूछा है कि लोवेस्ट कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे हमने पॉल्यूटेड वाटर ऐड किया है जस्ट उसी पॉइंट पे तो लोवेस्ट नहीं होगा। उसके बाद धीरे-धीरे एक पॉइंट पे लोवेस्ट होगा, उसके बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। तो लोवेस्ट एट ए पॉइंट डाउनस्ट्रीम ऑफ द लोकेशन, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि ड्रॉप मैनहोल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सीवरेज सिस्टम में, कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं? तो जहाँ पर भी 2 सीवर्स हैं वो मतलब मीट कर रहे हैं, एक सीवर इधर है, दूसरा इधर है, इनके लेवल में डिफरेंस है वो 0.5 0.6 से अगर ग्रेटर है, तो उस केस में वहाँ पर हमें ड्रॉप मैनहोल देना पड़ता है। क्या होता है ड्रॉप मैनहोल में? ये मेन सीवर है और ये इधर से ब्रांच सीवर आ रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली अगर इसके अंदर डाल दोगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि कोई इंस्पेक्शन के लिए कोई पर्सन वहाँ पर प्रेज़ेंट है, उसके अंदर सीवर है वो उस पे गिर जाए। इसलिए इस सीवर को इस तरीके से नीचे लाके इस तरीके से डिस्पोज़ किया जाता है। इसको एंट्री दी जाती है मेन सीवर में। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप अगर समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पढ़ा है इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो इसका। क्या होगा अगर जो ग्राउंड एलिवेशन है वो सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे है आपका ग्राउंड एलिवेशन एकदम से ऐसे कुछ सैंड ड्यून्स था और एकदम से आगे जाके एकदम से नीचे आ गया ग्राउंड का एलिवेशन। मान लिया कि 1 मीटर की डेप्थ पे आप पाइप डाल रहे हो आपका। ये यहाँ से आपका ब्रांच सीवर जा रहा था। यहाँ पे 1 मीटर डेप्थ पे आपने ये डाला हुआ है। ये मेन सीवर जा रहा है आपका, ये ब्रांच सीवर था। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की जो लेवल है उनमें डिफरेंस आएगा और हमें ड्रॉप मैनहोल देना पड़ेगा। अगर एलिवेशन में है मतलब ग्राउंड लेवल है उसके एलिवेशन में चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम ड्रॉप मैनहोल देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो यही है, इन्होंने पूछ अलग तरीके से लिया है और ये सेम क्वेश्चन आरएस, एमएसएसबी, जेईई की एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि सेम मीन वेलोसिटी पे रेशियो है जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ फॉर ए सीवर पाइप फ्लोइंग फुल टू दैट ऑफ द सेम पाइप अगर वो हाफ फुल फ्लो हो रही है। तो एचएफ का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर अगर वी सेम है, पाइप सेम है तो एफ भी सेम होगा, सेम पाइप है तो डी भी सेम होगा। तो HF1 और HF2 दोनों सेम ही होंगे, इनका रेशियो 1 आएगा। इसी के साथ में सेम डेटा पर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाफ फुल फ्लो हो रही है, फुल फ्लो हो रही है, सेम पाइप है, तो वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या होगा? तो इस वाले फॉर्मूले में आपको दिख रहा है यहाँ पर
अगर चैनल सेक्शन की बात हो रही है, तो हम मैनिंग्स इक्वेशन लगाएँगे और वहाँ पर अगर फुल फ्लो हो रहा है तो R है, ये क्या होगा टोटल एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई डी यानी डी बाई 4 होगा। अगर हाफ फुल फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? ये एरिया है ये भी हाफ हो जाएगा और पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा और सेम रिलेशन यहाँ पर आएगा आर और डी के बीच में। आर है वो अगेन डी बाई 4 के इक्वल ही होगा। तो वेलोसिटीज़ का रेशियो भी अगर आपसे पूछा जाए तो 1 ही होता है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि इन्वर्टेड साइफन है वो क्या है? तो साइफन आपने पढ़ा होगा कि एक ये लेवल है, दूसरा ये लेवल है। यहाँ से यहाँ तक हमें कोई लिक्विड ट्रांसफर करना है, बट बीच में ये कोई हिल आ रहा है और हम इधर से सीधा स्ट्रेट पाइप नहीं ले जा सकते। हमें इस तरीके से ले जाना पड़ेगा, तो इसमें जो फ्लो होगा वो साइफन फ्लो होता है। इन्वर्टेड साइफन फ्लो होता है कुछ इस तरीके से और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कि कोई सीवर लाइन जा रही है बीच में, जैसे यहाँ पर ये कोई रिवर आ गई है। तो रिवर के अंदर से तो आप सीवरेज लाइन को लेके नहीं जा सकते। तो रिवर के नीचे से आप इस तरीके से अगर सीवरेज लाइन को लेके जा रहे हो तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड साइफन। ज़रूरत कब पड़ती है? तब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए सीवर लाइन के बीच में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें आप फ्लो होगा वो प्रेशर फ्लो होगा, पाइप फ्लो होगा। अंडर प्रेशर फ्लो होगा यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फ्लो नहीं होगा जैसे बाकी सीवर सेक्शन में हो रहा था। तो डी होगा यहाँ पर आंसर।